Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about photosynthesis and a higher plant. This is the 13th chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने आपको डिफरेंस समझ लिया था। हमने C3 एंड C4 प्लांट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पढ़ लिया था और उसके बाद हमने काफ़ी मतलब जो फैक्टर्स होते हैं कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्टेड होते हैं और किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। तो प्लांट्स के इनर साइड पे मतलब जो इनर पार्ट होता है उन पे भी इफेक्टेड होते हैं और जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल तरीके से भी इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्टेड कर रहे हैं और किस तरीके से इफेक्टेड कर रहे हैं, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिस लॉ इज गिवन बाय ब्लैकमैन। जो लिमिटिंग फैक्टर था उसके बारे में सबसे पहले किसने दिया था, ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ओके। फिर देखिए, इफ अ केमिकल प्रोसेस is affected by more than one factor, that then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affected the process if its quantity is changed. ऐसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि केमिकली मतलब इसको केमिकली भी इफेक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर जो होता है वो केमिकली ही से इफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, कि मतलब उनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो फैक्टर भी अगर अपने मिनिमल पोजीशन पे नहीं है, मिनिमल वैल्यू पे नहीं है, तो फिर वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो उनका जो भी फैक्टर्स है उनका फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग उनका मिनिमल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट आता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। Despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. अगर टेम्परेचर जो है आप मतलब लो होगा, बहुत लो होगा, तो जो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। ठीक है, ओके। वो क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है इफेक्टेड होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा और टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो से आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम सीक्वेंस से सारी चीजें डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड है। सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। ठीक है, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। with increase of light intensity will increase the rate of photosynthesis. अगर हम बात करें तो लाइट की, अगर जितना लाइट इंक्रीज होगा उतना फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके। तो फोटो लाइट इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। तो जो मतलब पहला फैक्टर है वो क्या है, लाइट पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फिर बात करते हैं, बट एट अ सर्टेन पॉइंट एट हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। मैंने क्या कहा कि जो लाइट है वो अगर इंक्रीज होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन जब लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, लाइट की इंटेंसिटी जो है बहुत ही हाई हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, मतलब कि ये इनडायरेक्टली रिएक्ट करने लगती। ठीक है, ओके। हमने क्या कहा कि दोनों जब इक्वल अमाउंट में होंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इनवर्स का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, okay, except for plant in a shade or in a dense forest, light is a rarely a limiting factor in a nature. तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, जैसे कि जो मतलब जो कई सारे फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं और ट्रीज के कारण जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन आती रहती है। ठीक है, जिसके कारण वहां लाइट जो है प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, मतलब कि लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ओके। जो जो स्मॉल प्लांट्स है उनके लिए क्या है, लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात है, ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं लाइट के, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपका लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा अमाउंट आ जाता है, एक ऐसा
पॉइंट आ जाता है जहां पर ये सब स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और स्टॉप होने के बाद वो रेट जो है फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक अमाउंट तक वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रेट की फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज ही होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, उसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की। CO2 is a major limiting factor for photosynthesis. The concentration of CO2 is very low in the atmosphere between 0.03 and 0.4 percentage. कंसंट्रेशन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो बहुत ही लो होता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। कितना होता है तो 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में परसेंटेज में होता है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज। तो अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगा, जैसे कि परसेंटेज भी दिया हुआ है कि 0.05% जो है अगर इंक्रीज हो जाता है तो इतना ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो लंबे समय तक अगर इंक्रीज होती चली जाती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वो भी इफेक्टेड होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मतलब डैमेज होने लगेगी, ठीक है। फिर देखिए, when carbon dioxide concentrations increase up to 0.05%, then the rate of photosynthesis increase in a C3 plant. But when carbon dioxide concentration increase beyond 1%, then the rate of photosynthesis decrease due to closure of stomata, ठीक है। इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर 0.5% से इंक्रीज है, ठीक है, ओके, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। ओके, कौन से प्लांट में? C3 प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, कितना? 1% से ज्यादा, तो देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज, ठीक है। जैसा कि हमने लाइट में देखा था कि लाइट तो इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो था वो टाइम तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। 0.5% से ज्यादा अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका फोटोसिंथेसिस जो है C3 प्लांट्स में होगा और इंक्रीज होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर 1% से भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टोमेटा जो होंगे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट्स इज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं डिफरेंस पढ़ा रही थी दोनों प्लांट्स के बीच में, तो उनमें हमने टेम्परेचर को भी डिस्कस किया था, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C4 plants is 30 to 45 degrees centigrade, and minimum temperature at which photosynthesis start is a 0.0 to 5 degrees centigrade। तो अगर हम इनके मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग बात है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें जहां से आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके, तो 1 से 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन हैबिटेट दैट दे आर अडैप्टेड टू। द tropical plants have higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates। टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस वो डिफरेंट प्लांट में उनका फोटोसिंथेसिस जो है डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। मतलब उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का हैबिटेट है। अगर वो कोल्ड एरिया है, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर दूसरा होगा, और उसके बाद अगर हॉट एरिया है तो अगर वो हॉट एरिया है तो फिर उसका टेम्परेचर दूसरा होगा, ठीक है। तो उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, ओके, कि ट्रॉपिकल प्लांट्स में किस तरीके का है। और ट्रॉपिकल प्लांट्स की, तो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, ओके। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जबकि जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो फिर बात करते हैं वाटर की। तो ये हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। वाटर के बारे में देख लेते हैं। Even though water is the one of the reactant in the light reaction, the effect of water as a factor is the most where it's affected on the plants. So water is the most important factor for a photosynthesis process, क्योंकि इसमें जब मतलब जो वाटर के मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या है, एक लाइट रिएक्शन है, ठीक है, ओके, जिसमें कि वाटर के एक रिएक्टेंट के तरीके वर्क करता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर जो होता है वो रिएक्टेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर स्ट्रेस कॉजेस द स्टोमेटा टू क्लोज एंड रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि वाटर का जितना भी मतलब वाटर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा तो स्टोमेटा को ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर वाटर अगर सबसे ज्यादा होगा तो वाटर मतलब जो स्टोमेटा है वो क्लोज ही बने रहेंगे, ठीक है। क्या होगा, वाटर स्ट्रेस के कारण जो स्टोमेटा है वो क्लोज ही बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो किस लिए होता है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो CO2 भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीफ वेट is reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well. तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बात करी स्टोमेटा जो क्लोज रहेंगे तो जिसके कारण जो वाटर का स्ट्रेस है वो लीफ में ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, ओके, जिसके कारण सरफेस एरिया है वो भी डिक्रीज होने लगेगा या फिर जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस होने लगेगा लीफ का, ठीक है। और उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर वाटर प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश हुआ है। और उसके बाद जैसा कि हम करते हैं कि हम हमारे हर चैप्टर में ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नीट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वो उस तरीके से हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, which of the following is not product of a light reaction of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में कई सारे आपको ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में या फिर लाइट रिएक्शन में किस प्रोडक्ट का यूज नहीं होता, ठीक है। तो NADH का यूज नहीं होता, मैंने सुना है RUBP, RUDP और ATP और उसके बाद NADPH, ठीक है, NADPH नॉट NADS, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, NADS, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दैट मींस पावर हैज अ फॉलोइंग रेंज ऑफ अ वेवलेंथ। तो इसका भी मैंने पढ़ाया था जब मैं उसको पढ़ा रही थी पावर को, दैट मींस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को। तो इसका रेंज जो होता है 400 to 700 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, वेवलेंथ का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटोसिंथेसिस सिस्टम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ इन आयरन सल्फर। बहुत बार पढ़ा है क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंस भी पढ़ाया था, ओके। तो आयरन सल्फर इज द फर्स्ट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑप्शन में अगर व्हाइट लाइट नहीं दिया हुआ है और ब्लू लाइट नहीं दिया हुआ है तो आप कौन सा लगाएंगे, रेड लाइट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से आपका कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, the first acceptor of electron from an excited chlorophyll molecules of photosystem second is तो photosystem second में first acceptor of electron कौन सा होता है, क्यूनोन होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यूनोन होता है। जब हमने जेड स्कीम पढ़ाई थी तो उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फेरोडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। फेरोडॉक्सिन का फॉर्मेशन कब होता है, तो PS फर्स्ट में, फोटोसिस्टम फर्स्ट में आपको फेरोडॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है। फेरोडॉक्सिन कब बनता है, जब आयरन सल्फर का फॉर्मेशन होता है। आयरन सल्फर जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, देन आफ्टर वो फेरोडॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will be the number of Calvin cycle to generate one molecule of hexose।
तो कितने कितने केल्विन साइकिल आपको राउंड करने पड़ेंगे जिससे आपको 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, तो पूरी साइकिल 6 टर्न्स लेगी, तब आपका मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर देखिए CO2 एक्सेप्टर है C3 प्लांट। CO2 एक्सेप्टर जो होता है C3 प्लांट में कौन सा होता है, तो RUDP होता है। ठीक है, क्या होता है, RUDP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, C3 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, RUDP होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉर, PEP क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो होता है फर्स्ट एक्सेप्टर किसका होता है, तो CO2 एक्सेप्टर किसका होता है, तो वो C4 प्लांट का होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया C3 प्लांट में क्या होता है, RUDP का फॉर्मेशन होता है, और C4 की बात करें तो वहां पर PEP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रान्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ, तो मैंने एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ग्रान्स एनाटॉमी के 3 एग्जांपल है FMS के फॉर्म में। ठीक है, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम। ठीक है, तो उसी में आपको पूछा गया है ग्रान्स एनाटॉमी का कौन सा एग्जांपल करेक्ट है, तो आपको कई सारे क्रॉप के नेम दिए होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो शुगर केन इज अ ग्रान्स एनाटॉमी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स। तो जब हम बात करें, जब हमने C4 प्लांट्स की मतलब हैजेंस्लैक साइकिल या फिर जो C4 साइकिल है उसको जब हमने पढ़ाया था तो वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक मेसोफिल सेल एक बंडल शेप सेल, जिसमें कि इन्होंने पूछा है कि CO2 फिक्सेशन जो होता है वो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, जिस मैलिक एसिड से ही आपका CO2 बनता है, तो वो पूछ रहे हैं कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, मेसोफिल सेल में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मैलिक एसिड ट्रांसफर होता है बंडल शेप सेल में, देन आफ्टर आपका CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर CO2 का फॉर्मेशन हुआ तो C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बट अगर CO2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर वो पायरुवेट डाइकाइनेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और फिर सेकंड C4 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने टोटली 12 क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर के, मतलब ये जो है इस चैप्टर को आपको अच्छे से मतलब सेशन देखना है, फिर एनसीईआरटी रीड करनी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए आप इसके बाद जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो फिर आप क्वेश्चन भी लगाने। ठीक है, टोटली 12 क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही दिए हैं जो कि नीट बेस्ड थे, और उससे आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।